All dear viewers, my dear students and respected parents, हम आपको ये हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिजी स्किल एकेडमी पे आपका स्वागत करते हैं। मैं सत्यव्रत विश्वास, इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर कोच एंड मेडिकल एजुकेशन काउंसलर, आपको स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज की वीडियो है रिगार्डिंग टू MBBS एब्रॉड ऑप्शंस। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, पूरे एनालिसिस करेंगे कि अब 2022 है, नीट के रिज़ल्ट आउट हो चुका है, काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ है। तो जैसे 9,93,000 के ऊपर स्टूडेंट नीट में क्वालिफाइड कर चुके हैं और अब इंडिया में लगभग 92,000 के करीब इंडिया में MBBS की सीट्स हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इंडिया में भी एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे नियम चेंज हो चुके हैं, NMC के नए बिल को लेके पूरे कन्फ्यूशन, क्वेश्चनिंग, एनालिसिस सब चालू है। ऐसे मौके पे आज के ये वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ इसीलिए कि MBBS इंडिया में करना है या फिर MBBS स्टडी अब्रॉड भी करना है, जिसको नीट के मार्क्स कम है या फिर जिनके पास फाइनेंशियली जो सपोर्ट है वो लिमिटेड है, उसके लिए ये वीडियो है। तो जो भी देख रहे हैं वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग आज की वीडियो में MBBS अब्रॉड के लिए जो डिफरेंट डेस्टिनेशन हैं, अब पिछले साल की तुलना में इस साल के MBBS अब्रॉड की बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसको लेके कैसे आपके सामने पूरे एनालिटिक्स के साथ में हम लोग उपस्थित करना चाहते हैं कि आपको कैसे, अगर इंडिया में अगर आपको सीट नहीं मिला, आपको अगर आपका ईयर वेस्टेज नहीं करना है, तो आपको डेस्टिनेशन अब्रॉड फॉर MBBS कैसे चूज़ करना है, इसको लेके आज की वीडियो है। तो हम लोग आप एक जो पिछले सालों से जो MBBS अब्रॉड की जो ट्रेंड चलते आ रहा था, नीट के पहले, नीट शुरू होने के बाद में और आज के परिदृश्य में, उसके ऊपर आज के डिस्कशन है। तो लेट्स गो वन बाय वन। यहाँ पे हम लोग आपको 5 to 6 डेस्टिनेशन इन MBBS इन अब्रॉड, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने MBBS अब्रॉड का भी सोचा है तो आपके सामने क्या चीज़ आपको एडमिशन लेने के पहले सोचना चाहिए, ना कि आपको बहुत सारे वीडियोस YouTube में आए हुए हैं उसके ऊपर ध्यान देना है या फिर ये एनालिसिस सुन के फिर नेक्स्ट आपको डिसीजन लेना है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप अगर चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक बटन भी है, ये भी दबा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे सबके मायने में एक मैटर था कि MBBS अब्रॉड करें, तो MBBS अब्रॉड के बाद में जो FMG एग्ज़ाम देना रहता है उसमें पासिंग रेट कम आता है। तो इसको लेके बेसिक नॉलेज सबको हो गया है। क्यों होता था? पहले जब नीट चालू नहीं हुआ था तब बाकी स्टेट्स की जो काउंसलिंग है उसके थ्रू एडमिशन लगता था और जिनके एटलीस्ट 50% मार्क है, नीट क्वालिफाइड का AIPMT पास करने की कोई चांसेस नहीं था, वो डायरेक्ट MBBS करने के लिए अब्रॉड जा सकते थे। तो वैसे स्टूडेंट्स MBBS अब्रॉड जाते थे और हालांकि जैसे कि हमारे राजधानी दिल्ली है उसके आसपास के स्टूडेंट्स या फिर जो वहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट हैं वो यूक्रेन, रशिया उसके ऊपर वर्क ज़्यादा करते थे, तो डेस्टिनेशन यूक्रेन वगैरह बन गया था। लेकिन चाइना भी बहुत लोग भेजते थे, तो कम पैसे में होता था तो वो चले जाते थे और एजुकेशन कितना मिलेगा उसके बारे में उतना उनके पास रिसर्च नहीं होता था। नीट आने के बाद में उसकी वजह से क्या होता था, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक AIPMT में चांस नहीं मिल रहा है वो जा रहे हैं। नीट आने के बाद में क्या हुआ, जो अब्रॉड भी जाना चाहते हैं उनको भी नीट क्वालिफिकेशन जरूरी है, तो थोड़ा सा क्वालिटी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाने लगे। और जो लास्ट ईयर्स थे वहाँ पे देखा गया था कुछ जो कंट्रीज है जैसे कि फिलीपींस हो या फिर बांग्लादेश हो, वहाँ से FMG पासिंग का रेशियो भी बढ़ रहा था, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है FMG के
एग्ज़ाम की तैयारी भी कराता था आफ्टर इंडिया में रिटर्न करने के लिए। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। पहले जहाँ पे 10%, 12% पासिंग रेट था, धीरे धीरे कुछ कंट्रीज़ के जो बांग्लादेश के अराउंड 30%, 40% स्टूडेंट्स वो पासिंग होने लग गए। फिलीपींस के लगभग 70-80% स्टूडेंट पासिंग करने लगे एफएमजी में। ये ट्रेंड एक चलता आ रहा था। लेकिन 2021 के 21 नवंबर के टाइम पे जो एनएमसी का बिल आया है उसके ऊपर, और देन आफ्टर यूक्रेन और रशिया का जंग जो हो चुका है उसके बाद में पूरा एमबीबीएस अब्रॉड का जो परिदृश्य है वो सडनली चेंज हो चुका है। अब बच्चों को कैसे डिसीजन लेना का है, पेरेंट्स को कैसे डिसीजन लेने का है कि कौन सा डेस्टिनेशन पे भेजें, उसके ऊपर बहुत सारे कंफ्यूजन है। बहुत वीडियोस देख रहे हैं, कोई कॉलेज कोई वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, कोई एजेंट्स उसके प्रचार कर रहे हैं। तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, आप वीडियो को देखिए, समझिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या एग्जैक्टली और जानकारी चाहिए, जाके आपको या फिर पर्सनल दिए गए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे और डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे ज्वाइन करके आप जान सकते हैं कि हमारे से और आपको क्या सजेशन चाहिए। तो आते एक पॉइंट में, जैसे कि हम नंबर 6 पॉइंट पे रख रहे हैं, यूक्रेन एडमिशन बंद हो चुका, खत्म हो चुका है, सबको पता है। तो यूक्रेन कोई नहीं जा रहा है, जहाँ पे हजारों के नंबर्स पे स्टूडेंट्स यूक्रेन जाते थे, वहाँ पे 6 इयर्स के एमबीबीएस कोर्स करते थे और देन आफ्टर आके यहाँ पे एफएमजी एग्जाम देते थे। अब सिचुएशन हो गया, फिर कहाँ पे रह गया, रशिया रह गया, चाइना बीच में बंद था और फिर चाइना अब धीरे धीरे वो भी खुल रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ पे ऐसे 6 इयर्स की कोर्स था वहाँ पे एनएमसी की बिल अनुसार जो उनको 4.5 इयर्स एटलीस्ट वो देश में पढ़ना है और 1 साल की जो इंटर्नशिप है आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दैट कंट्री दे हैव टू परस्यू दैट अप्रॉक्स 1 ईयर इंटर्नशिप देयर ऑल्सो। वो सबसे बड़ी पॉइंट आ रही है कि कोई अगर रशिया में भी जाए तो 6 इयर्स प्लस 1 ईयर, तो 7 ईयर वहाँ पे रहना है। उसको लेके और भी कुछ मैटर आ गए हैं कि वहाँ पे क्या वो वर्क वीज़ा पाएंगे, क्या वो स्टूडेंट वीज़ा में तो पढ़ सकते हैं, इंटर्नशिप करने के लिए वर्क वीज़ा चाहिए। ये सब मैटर पे अभी तक एक फाइनल जो क्लियर पिक्चर वो नहीं आया है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे माइंड में है। चाइना के साथ में जो है रिलेशन अभी भी सही नहीं है, तो लोग अभी भी चाइना में जाने को कतरा रहे हैं और चाइना में उतने सब कॉलेज में इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है, जो एनएमसी के अनुसार इंग्लिश मीडियम में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये ऑप्शन यहाँ पे चाइना में जाने का भी अभी तक क्लैरिटी वो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, फिलीपींस में लास्ट के ईयर्स में बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे 1.5 इयर्स के बीएस कोर्स होता था जो कि इंडिया में या फिर वो देश में वो कर सकते थे, जो कि बहुत इजी था, इंडिया के 12th स्टैंडर्ड के लगभग था और वहाँ पे जो एनमेट एग्ज़ाम देके वहाँ पे पढ़ सकते थे और वो रेगुलर हमारे नीट से भी थोड़ा सा सहज वो एग्ज़ाम होता था जिसमें पास लगभग सभी हो जाते थे, दे के फिलीपींस में पढ़ सकते थे। लेकिन एनएमसी की बिल के आने के बाद में जो 4.5 इयर्स वहाँ पे नहीं हो रहा था, वहाँ पे 4 इयर्स का एमडी हो रहा था। उसके वजह से फिलीपींस में अब जेहेतु कोर्ट केस चालू है तो यहाँ पे फिलीपींस की रास्ता भी लगभग अभी बंद है। तो अभी भी कोई एजेंट्स ये कर रहे हैं कि फिलीपींस जाओ फिर से कुछ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से यूक्रेन तो बैंड ही हो चुका है और फिलीपींस भी लगभग उसके करीब में है। फिलीपींस में भी अभी ये साल जाना रिस्की है। यहाँ पे एमबीबीएस अब्रॉड ज्वाइन करने के लिए जो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि नॉट ओनली कंट्री, नॉट ओनली एजुकेशन, बट कोई चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। क्या वो इंडियन के जो सिलेबस है उसके रिलेटेड है क्या वहाँ पे इंग्लिश मीडियम है क्या, खान पान में कोई दिक्कत है क्या नहीं, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एडवर्स है कि नहीं, ये सब के बारे में जानकारी तो लेना चाहिए। रशिया चाइना में तो ऑब्वियसली क्लाइमेटिक मैटर्स हैं या फिर लैंग्वेज को लेके मैटर है। तो आपको अगर इंटर्नशिप भी करना है तो आपको उस देश की जो भाषा है उसको अच्छे से आना चाहिए आपको वो लैंग्वेज, अदरवाइज यू कैन नॉट टॉक टू द पेशेंट्स प्रॉपरली, यू हैव टू जस्ट डमी एमबीबीएस ट्रेनी। सो ये फ़ायदा नहीं आपको डॉक्टर होने के लिए सही से। हमारे यहाँ पे एक अब जो डेस्टिनेशन आ चुका है जो नज़दीक हैं, हमारे नेपाल और बांग्लादेश, ये ऐसे 2 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लगभग इंडियन कल्चर हैं, खान पान सही है,
जो डिजीज स्पेक्ट्रम है, जो बोलते हैं डिजीज स्पेक्ट्रम क्या है, जो ठंड प्रदेश में एक टाइप की डिजीज होता है, इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज है इसमें एक प्रकार के डिजीज स्पेक्ट्रम है, तो लगभग सेम डिजीज स्पेक्ट्रम है। नेपाल और बांग्लादेश नज़दीक होने के लिए यहाँ पे लगभग सिमिलर्स है। बांग्लादेश में जो प्लस पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश में इंडियन सिलेबस लगभग फॉलो किया जाता है। इंग्लिश बांग्ला थोड़ा सा आपको सीखना चाहिए। जो स्टूडेंट्स যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল, উড়িষ্যা, আসাম, ত্রিপুরা থেকে বিলং করছেন তারা দে ক্যান ইজিলি অ্যাডপ্ট दिस लैंग्वेज एंड वेरी सिमिलर। तो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स आसाम हो, त्रिपुरा हो, अदर स्टेट्स हो या फिर बंगाल हो, उड़ीसा हो, सम पार्ट ऑफ बिहार हो, सिक्किम हो, यहाँ से वो स्टूडेंट्स बांग्लादेश में इजीली इनके रिलेटेड खान पान सही है और डिजीज स्पेक्ट्रम सेम है, पढ़ाई लिखाई लगभग सेम है। बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स बांग्लादेश में पढ़ा रहे हैं, लेक्चरर हैं, तो यहाँ पे एक सुविधा वो मिल सकता है। नेपाल में जो है, नेपाल में हालांकि थोड़ा सा फीस ज़्यादा है, लगभग 45-50 लाख 60 लाख के आसपास हो जाता है, लेकिन नेपाल में भी इंडियन जो सिलेबस वो फॉलो किया जाता है, इंडियन बुक्स है वहाँ पे फॉलो किया जाता है। और एक तरह की ऑप्शन जो है, दूसरे प्लस पॉइंट, सबसे प्लस पॉइंट है नेपाल और बांग्लादेश में जो है वहाँ पे जो आपके 5 इयर्स का जो है कोर्स वहाँ पे किया जाता है। तो अगर आपने दूसरी कंट्रीज़ में या फिर यूरोपियन रशियन कंट्रीज़ में करें तो आपको 6 इयर्स प्लस 1 ईयर देना पड़ेगा। अगर आप नेपाल और बांग्लादेश में करेंगे तो 5 इयर्स का कोर्स रहेगा जो, और 1 ईयर का वहाँ पे इंटर्नशिप रहेगा। तो आपको इंटर्नशिप करने के बाद में आपको 6 इयर्स में वापस आ सकते हैं। आपको नेक्स्ट 1 देना है ताकि इंडिया में इंटर्नशिप करें, और नेक्स्ट 2 दे के इंटर्नशिप के बाद में आप डॉक्टर का लाइसेंस लें या फिर नीट पीजी की तैयारी करें, पीजी की तैयारी करें, आप एमडी करने की तैयारी करें। यहाँ पे जो हमारे और कंट्रीज़ हैं, जो किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, यहाँ पे भी बहुत सारे एजेंट्स ट्राई कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को लेके जाएं, बिकॉज दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस। सो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कंट्री में आपको चले जाने के पहले इसे सोचना चाहिए कि क्या वो कंट्री सही है, क्या कंट्रीज़ में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या लाइफ है, कॉलेज लाइफ कुछ है क्या, या फिर स्ट्रगल ही करते रहना है, और कैसे भी सिर्फ MBBS होने के लिए वो कंट्रीज़ में। तो मैं वो कंट्रीज़ को टॉप 5 में तो रखना नहीं चाहिए, बट टॉप 2 में तो मैं बिल्कुल नहीं रखूँगा। तो वहाँ पे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में भी वहाँ पे 5 इयर्स का कोर्स है, 1 साल का इंटर्नशिप है, तो वहाँ पे मैं उनको 4 या फिर 3 पोजीशन पे मैं रखूँगा। नेक्स्ट जो है, तो नेपाल को हम लोग 3rd पोजीशन, 2nd पोजीशन में रख सकते हैं, और 1st पोजीशन के लिए MBBS अब्रॉड के लिए तो बांग्लादेश को ही चूज़ करना चाहिए मेरे रिसर्च के हिसाब से। तो क्योंकि यहाँ पे आपका नज़दीक है, फूड क्वालिटी भी सही है, आपका इंडियन फूड है, वेज नॉन वेज सभी चीज़ है। हालांकि किसी को ये डाउट हो सकता है कि बांग्लादेश में क्या कम्युनलिज्म है, क्या है। ऐसे हमारे जो स्टूडेंट्स बांग्लादेश गए हुए हैं या फिर फीडबैक आ रहा है, उसमें ये पता चला कि स्टूडेंट्स जो है हॉस्टल में पढ़ते हैं, इनके लिए सेपरेट, अगर कोई एक स्टूडेंट भी अगर वेजिटेरियन हो उसके लिए भी अलग से रिक्वेस्ट करे तो उसके लिए अलग से वहाँ पे खाना सब प्रोवाइड होता है। तो और कम्युनलिज्म की बात होता है तो हर स्टेट में, हर हमारे इंडिया में भी कभी कभी वो होता है, लेकिन वो बाहर पब्लिक के लिए वो राजनीतिक तरीके से थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है, तो वो उनका मैटर है, पब्लिक का मैटर है। इसको लेके फॉरेन MBBS ग्रेजुएट जो है, जो पढ़ाई कर रहे हैं MBBS स्टूडेंट्स है, इनके ऊपर कभी भी ये सब आज आया नहीं और ना आएगा। बांग्लादेश और इंडिया के जो है रिलेशन बहुत अच्छा है, और उसके लिए गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट, हमारे जो ढाका ऑफिस है, हमारे ढाका ऑफिस के जो असिस्टेंट्स है वो भी मिलेगा स्टूडेंट्स को। हमारे कोलकाता में ऑफिस है, हमारे अगरतला में ऑफिस है, और रिसेंटली बांग्लादेश के लिए ढाका में ऑफिस है। तो कोई भी दिक्कत आएगा तो विदिन 2 मतलब 1 और 2 आवर्स वो लोग आपके पास में पहुंच जाएंगे और देन अपना आपके सॉल्व आउट करेंगे। ये एश्योरेंस मैं आपको ये ऑन एयर दे रहा हूँ। जहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ की बात आती है, और भी कुछ देखा गया है कि अभी भी जब
एनएमसी बिल के बाद में अभी भी देखा जा रहा है कि कोई जैसे बेंगलोर में या फिर कोई सिटीज़ में अभी भी इनको दिखा जा रहा है कि इनको कजाकिस्तान में जाना है, पढ़ना है, लेकिन कभी कभी वहाँ पे जाना है, लेकिन बेंगलोर में पढ़ना है। ये सब बंद होना चाहिए, ये सब लीगल नहीं है मेरे ख्याल से। हायर अथॉरिटी को इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरे, ठीक है, एफएमजी के एग्ज़ाम के तैयारी करा सकते हैं या फिर नीट के प्रिपरेशन करा सकते हैं, लेकिन अभी के नियम के अनुसार अगर कोई स्टूडेंट, अगर इनको जब इंटर्नशिप के टाइम पे या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के टाइम पे इनको जो वीज़ा एंट्री है, वो वीज़ा एंट्री भी देखा जाता है कि वो जाके कितने दिन रहे, कब गए, कब आए, कितनी ड्यूरेशन में वो रहे, वो भी देखा जाएगा। तो एक केस आया था मेरे पास में, जब एक स्टूडेंट त्रिपुरा से बेंगलोर में पढ़ाई कर रहे हैं और वो कजाकिस्तान के कोई कॉलेज में उनका एंट्री है, बोलते हैं कि हमारे को साल में 2 बार वहाँ पे लिया जाएगा और देन आफ्टर हमारे को यहाँ पे पढ़ना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए, ये सब ट्रैप में आपको नहीं जाना चाहिए। आप अगर इंडिया में हो सकते हैं, मार्क्स थोड़ा सा अच्छा है तो आप इंडिया में ट्राई करना चाहिए, या फिर आपको एमबीबीएस अब्रॉड भी है जाना है तो जैसे कि अभी मैं फर्स्ट सेकंड चॉइस रख रहा हूँ बांग्लादेश, नेपाल, इसमें ध्यान दे सकते हैं। बांग्लादेश में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि फीस भी बहुत कम है। यहाँ पे 25 लाख से लेके 30 लाख 35 लाख तक आपका एजुकेशन पूरा हो सकता है। और एक पॉइंट है, जो दूसरे कंट्रीज के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपके जो फीस स्ट्रक्चर है वहाँ पे डॉलर में दिया जाता है, तो फ्लक्चुएट होता रहता है। और देन आफ्टर कोई कॉन्ट्रैक्टर वो कॉलेज का जो है पूरा गाइडेंस का जिम्मेदारी लेते हैं इंडिया में, तो वो लोग खुद के हिसाब से भी कुछ वन टाइम चार्जेस ये वो करके फीस को बढ़ा देते हैं। तो आपके एग्जैक्ट फीस और आपका जो कॉलेज का फीस और आपको जो पेमेंट होते हैं वो फीस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो भी 1-2 लाख से लेके 3 लाख तक डिफरेंस हो जाता है। तो उसकी वजह से सावधान रहिए। बांग्लादेश गवर्नमेंट पहले से ही जो है हर एक कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है फॉरेन नेशनल्स के लिए वो जारी करते हैं। हर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर सेम है। अगर स्टूडेंट्स के पास आना हो, कोई कंसल्टेंट के पास जाना हो, हर एक के पास फीस स्ट्रक्चर सेम है। हालांकि कोई कंसल्टेंट आपके वीज़ा, प्रमोशन, आपके डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग, आपको वहाँ तक देश तक पहुँचाना, सुरक्षित हॉस्टल में लेना, ये सब वर्क के लिए कोई सर्विस चार्ज ले ही सकते हैं, तो वो अलग बात है। बट फीस को बढ़ा चढ़ा के बाकी कंट्रीज़ के कोई कंट्रीज़ के लिए कर रहे हैं लोग, वो गलत है और वो नहीं करना चाहिए। तो अब हम आपको ये देख रहे हैं कि आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा। आपको अगर इंडिया में रहना है तो आपको, जैसे कि बहुत सारे स्टेट में एनएमसी के बिल जो है वो लागू हो चुका है, और जो कर्नाटक है उसमें पहले से ही है। अभी एमपी में एनएमसी का 50% गवर्नमेंट फीस में प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट दिया जाएगा। ये सब को लेके हम लोग सेपरेट वीडियो देंगे, और डिफरेंट कंट्रीज़ की जो कॉलेजेस है, बांग्लादेश की कॉलेजेस है, नेपाल की कॉलेजेस है, उसको लेके हम सेपरेट वीडियो देंगे ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा कॉलेज में कितना फीस है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कितना स्ट्रेंथ है, फैकल्टी स्ट्रेंथ क्या है, उसका प्लस पॉइंट क्या है, प्रॉस और कॉन्स दोनों ही हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे स्टडी अब्रॉड के नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग डिफरेंट कॉलेजेस जो है अवेलेबल है कंट्रीज़ में, उसको लेके डिस्कशन करेंगे। आगे के वीडियो के लिए आप जल्दी मिलेंगे हम लोग आपसे। तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, और जानकारी चाहिए तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए हेल्प करने के लिए तहे दिल से रेडी हैं और शुक्रगुजार होंगे अगर आप ये वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को वीडियो को